तो आइए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा गैसियस स्टेट। हर एक टॉपिक की स्टार्टिंग में मैं पहले से ही बता दूं हम क्या करेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक में किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है, सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और उसके कौन से आपको क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, अगर टॉपिक्स का अरेंजमेंट पता है तो रिलेट करना भी आप लोगों के लिए आसान होगा और टॉपिक को समझना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर रास्ते का पता हो तो मंजिल तक पहुंचना कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट को शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो क्या होगा? मैटर। सबसे पहले तो हम मैटर को स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि मैटर से ही रिलेट होता है गैसियस, या स्टेट जो है वो मैटर से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम मैटर को समझने के बाद स्टेट को समझेंगे कि स्टेट आखिर में होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ही होती है। अगर मैं उनसे पूछूं स्टेट क्या है तो वो बोल देते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, तो पहले तो यही समझना है वो स्टेट होती क्या है। स्टेट को समझने के बाद हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में केवल गैसियस स्टेट को। गैसियस स्टेट को समझने के बाद हम टाइप्स ऑफ गैसेस को समझेंगे कि कितनी तरह की गैसेस होती हैं। उसमें फिर हम समझेंगे आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस को स्टडी करेंगे, उसके नेचर को वेरिएबल्स की मदद से। वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, इन सभी को स्टडी करेंगे आइडियल गैस के लिए। वेरिएबल्स को स्टडी करने के बाद उन वेरिएबल्स के आपस में क्या रिलेशन है वो लॉज ऑफ गैसेस में हम स्टडी करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है। वो सारे रिलेशन लॉज ऑफ गैसेस में स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ गैसेस में स्टडी करने के बाद हम वहीं से ही आइडियल गैस इक्वेशन को बनाएंगे आइडियल गैसेस के लिए। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन में हम सबसे पहले एक सिंगल गैस इन कंटेनर को स्टडी कर लेंगे। यहीं पर इसके सवाल कर लेंगे। एक कंटेनर लिया, उसमें केवल N2 गैस ही है, नाइट्रोजन गैस ही है। वो सारे केसेस जहाँ पर एक ही गैस होगा कंटेनर में वो यहाँ तक हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल पर मूव करेंगे। अब कंटेनर में क्या होगा? एक से ज़्यादा गैसेस भी हो सकती हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझेंगे आइडियल गैसेस के लिए, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझेंगे। इसी में ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो होती हैं, RMS, एवरेज, ये सारी वेलोसिटीज़ को यहाँ पर समझेंगे। और लास्ट चीज़ आइडियल में पढ़ेंगे कोलिजन पैरामीटर्स। ये जो आइडियल गैसेस आपस में कोलाइड करती हैं तो किस तरीके से कोलाइड करते हैं और नंबर को कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम रियल गैसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो रियल गैसेस में उसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे, वैन डर वाल इक्वेशन, और फिर वीरियल थ्योरम से उस गैस को समझेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस के अंदर हम किसे पढ़ेंगे? एंड्रयूज आइसोथर्म को स्टडी करेंगे। तो इस ऑर्डर में पूरा चैप्टर जाएगा। चैप्टर कौन सा है? गैसियस स्टेट, या फिर NCERT के हिसाब से कहूँ तो स्टेट्स ऑफ मैटर। 11वीं कक्षा का 5वां चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। स्टेट को समझने के लिए सबसे पहले तो मैटर का ही पता होना चाहिए। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हर एक वो चीज़ जिसने कोई स्पेस को ऑक्यूपाई किया है और जिसके पास कोई मास है, हर एक उस चीज़ को बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ या जिस पेन से आप लोग लिख रहे हैं, जिस पेपर पर लिख रहे हैं, वो भी क्या है? मैटर। क्यों है? क्योंकि हर एक पेपर लूँ या वुडन ब्लॉक लूँ, उसके पास कोई ना कोई मास होता है, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है, और अगर मास है, वॉल्यूम है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर। इसमें बच्चों को ये चीज़ जो है वो बच्चों को वैसे तो आती होती है, लेकिन उन्हें वेव्स में कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाता है। वेव्स की अगर बात करें तो वेव्स भी पार्ट ऑफ मैटर ही है। क्यों है? क्योंकि ड्यूअल नेचर की वजह से। ड्यूअल नेचर में तुम्हें पता है पार्टिकल नेचर भी आ जाता है, और अगर पार्टिकल नेचर आया तो इसका मतलब पार्टिकल है, और पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा, उसके पास वॉल्यूम भी होगा। बेशक दोनों वैल्यूज़ बहुत नेग्लिजिबल हों, वॉल्यूम और मास दोनों बेशक बहुत कम हो, लेकिन होगा ज़रूर। और मास और वॉल्यूम अगर है तो उसे भी क्या कहेंगे? हम मैटर ही कहेंगे। तो यहाँ से तो सबसे पहले हमने मैटर को समझा। अब मैटर से ही आगे जाके रिलेट करेंगे स्टेट को भी। कैसे?
मैटर के साथ ही क्या होता है, दो टर्म्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। जब भी हम मैटर को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके साथ ये दो टर्म्स आपने हमेशा सुना होगा। मैटर के साथ एसोसिएट होता है स्टेट और मैटर के साथ ही एसोसिएट होता है फेज। बच्चे क्या करते हैं, स्टेट और फेज को इंटर कन्वर्टेबल मानते हुए क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार उसे फेज की टर्म्स में बोल देते हैं, कभी स्टेट की टर्म्स में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इन दोनों के डिफरेंस का पता नहीं होता कि स्टेट क्या है और फेज क्या है, उन्हें इनका डिफरेंस नहीं क्लियर होता। तो हम यहाँ पर डिफरेंस की फॉर्म में ही स्टेट को भी समझेंगे और फेज को भी समझेंगे। पढ़ना हमें केवल स्टेट ही है, लेकिन डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं फेज को भी बताऊंगा। स्टेट क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मैं बच्चों से पूछूं तो स्टेट में वो बोलने लगते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सब ये टाइप्स हैं स्टेट की, लेकिन ये खुद में स्टेट नहीं है। स्टेट क्या चीज़ है अगर ये पूछा जाए तो स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन्स द इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनका आपस में इंटरैक्शन कैसा है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, स्टेट। जैसे तुम्हें पता है मैटर जो होता है वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी को मैटर माना है तो पानी वाटर के मॉलिक्यूल से बना है। अगर मैं किसी आयरन पीस की बात कर रहा हूँ तो वो आयरन के एटम से बना है। तो हर एक मैटर का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। तो मान लेते हैं हर एक मैटर में कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स आप लोगों को पता है कि आपस में किसी ना किसी इंटरैक्शन से तो जुड़े हुए होंगे। अब ये इंटरैक्शन भी तीन तरीके के से है। ये इंटरैक्शन हो सकता है कि स्ट्रांग हो, ये इंटरैक्शन हो सकता है कि वीक इंटरैक्शन हो, या फिर ये इंटरैक्शन हो सकता है मॉडरेट इंटरैक्शन हो। तीन तरीके का ये इंटरैक्शन हो सकता है। किसके बीच का इंटरैक्शन है, मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का इंटरैक्शन। अगर मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में इंटरैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो हम कहते हैं हमें कौन सा स्टेट मिला, सॉलिड। तो अगर स्टेट के आगे सॉलिड लिख दूं तो इसका मतलब इंटरैक्शन कैसा है, स्ट्रांग। अगर इंटरैक्शन बहुत वीक है तो हमें कौन सा स्टेट मिलता है यहाँ पर, गैस। तो गैसियस स्टेट, इस बात का मतलब क्या होगा, एक ऐसी स्टेट जहाँ पर मैटर के पार्टिकल्स का आपस में इंटरैक्शन बहुत वीक है। तीसरा स्टेट जो होता है या तीसरा इंटरैक्शन जो होता है वो मॉडरेट है। अगर मॉडरेट इंटरैक्शन है पार्टिकल्स के बीच तो हमें स्टेट मिलता है कौन सा, लिक्विड। तो अगर लिक्विड लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मॉडरेटली क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। तो स्टेट वो प्रॉपर्टी है जो इंटरैक्शन को बताता है। इंटरैक्शन स्ट्रांग तो सॉलिड, मॉडरेट तो लिक्विड और वीक तो गैस। दूसरी तरफ फेज क्या बताता है, फेज एक प्रॉपर्टी है विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फिजिकली डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट इन द मैटर। ठीक है, एक मैटर के अंदर कितनी अलग अलग चीजें, कितनी फिजिकली डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स प्रेजेंट है, उन सारी चीजों को बताता है फेज। ठीक है, कितनी अलग अलग चीजें एक मैटर के अंदर होंगी वो सारी चीजें फेज बताएगा। कैसे बताएगा, वो चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन लिया, मैंने यहाँ पर एक शुगर का सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, अब शुगर का सॉल्यूशन कैसे बना होगा, सबसे पहले ये बताएं। तो शुगर को मैंने पानी में डिसॉल्व किया होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व किया है, उसे स्टर करके अच्छी तरीके से कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। जब मैंने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, शुगर को कंप्लीटली डिसॉल्व करके, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि इस सॉल्यूशन का स्टेट क्या है। तुम इसका जवाब दोगे कि स्टेट इस सॉल्यूशन का है लिक्विड, क्योंकि शुगर तो डिसॉल्व हो चुका है, वो अलग से हमें नज़र नहीं आएगा। तो एक स्टेट है जो कि है लिक्विड। अब मैं पूछता हूँ फेज क्या है, तो फेज क्या बताता है कि इस मैटर के अंदर कितनी अलग अलग चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं। इस मैटर की अगर बात करें तो इस मैटर में तुम्हें पूरा एक सॉल्यूशन नज़र आएगा, शुगर अलग से और वाटर अलग से ऐसा नज़र नहीं आएगा। तो तुम फेज की अगर बात करो तो फेज भी कितना है, एक, तुम्हें लिक्विड फेज नज़र आ रहा होगा। तो स्टेट ने तो इंटरैक्शन बताया, फेज ने बताया कितनी चीज़ें प्रेजेंट है मैटर में जो हमें नज़र आ रही हैं। इस चीज़ को और बेहतर से समझते हैं। अब भी कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ये केस लिया है मैंने यहाँ पर, ऑयल इन वाटर का केस, ऑयल इन वाटर का केस लिया।
ऑयल की अगर बात करूं तो तुम्हें पता है ऑयल किस नेचर का होता है, ऑयल होता है नॉन पोलर। और वाटर की अगर बात करें तो वाटर का नेचर कैसा है, पोलर। तुम्हें लाइक डिसॉल्व्स लाइक के कंसेप्ट से पता है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। और ये चीज़ यहाँ पर देख भी सकते हो, तुम्हें यहाँ पर ऑयल दिख रहा है ऊपर जो कि डिसॉल्व नहीं हो पा रहा वाटर के अंदर, नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है। तो अब यहाँ पर मैं तुमसे सवाल पूछूं स्टेट का, तो तुमने कहा कि स्टेट क्या होता है, जो इंटरैक्शन को बताए। अब यहाँ पर स्टेट अगर देखें तो स्टेट तो एक ही है, कौन सा स्टेट है, लिक्विड। ऑयल भी लिक्विड स्टेट में है और वाटर भी लिक्विड स्टेट में। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि ऑयल के पार्टिकल्स का भी इंटरैक्शन मॉडरेट है और वाटर के पार्टिकल्स का भी इंटरैक्शन कैसा है, मॉडरेट, इसीलिए दोनों लिक्विड स्टेट में है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ फेज क्या है इस सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ फेजेस क्या बताते हैं कि कितने फिजिकली डिस्टिंक्टिव पोर्शन तुम्हें नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऑयल अलग से नजर आ रहा है और मुझे यहाँ पर वाटर जो है वो अलग से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें नजर आ रही हैं, तो फेज कितने होंगे, दो। तो फेज ने क्या बताया, कितनी अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, स्टेट बताएगी कि कितना इंटरैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में। अब इस चैप्टर में हमें केवल स्टडी करना है किस चीज़ को, स्टेट को। तो हम आगे जितनी भी बात करेंगे वो स्टेट की ही करेंगे, फेज की बात नहीं करने वाले। स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट हो सकता है या तो केमिकल स्टेट हो या फिजिकल स्टेट हो। पहले तो मैं केमिकल स्टेट की बात कर लेता हूँ कि केमिकल स्टेट क्या बताती है। केमिकल स्टेट बताती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल हमने मैटर ले लिया यहाँ पर H2 गैसेस की फॉर्म में ले लिया, तो H2 का जो मैटर लिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल है H2 का, या फिर हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस नेचर का हो, एटम की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है वो कंपाउंड की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन का पीस लेंगे तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम की फॉर्म में होगा, जबकि वाटर की बात करें तो वो कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो केमिकल स्टेट क्या बताएगा, केमिकल नेचर कैसा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। फिजिकल स्टेट क्या बताएगा कि मैटर का अपीयरेंस कैसा है, मैटर मुझे नज़र कैसे आएगा। मैटर हो सकता है मुझे नज़र आए सॉलिड की फॉर्म में, हो सकता है लिक्विड की फॉर्म में, हो सकता है गैस की फॉर्म में, या फिर हो सकता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है प्लाज्मा की फॉर्म में। इन सभी स्टेट में से मुझे कौन सा डील करना है, गैस। लेकिन गैस को डील करने से पहले मुझे इन फिजिकल स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा और मुझे ये भी समझना होगा कि मैटर कैसे डिसाइड करता है कि वो किस स्टेट में जाएगा। क्योंकि अगर ये दो बातें मेरी क्लियर होंगी तो चैप्टर में मेरी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो पाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को समझाता हूँ फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जितनी फिजिकल स्टेट्स हैं हमारे पास वो इंटर कन्वर्टेबल नेचर की है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये आपस में कन्वर्ट की जा सकती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड में तुम्हें पता है पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे। तुमने क्या किया, सॉलिड को हीट किया। सॉलिड को हीट करोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। अब पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो सॉलिड से तुम्हें कौन सा स्टेट मिलेगा, लिक्विड। सॉलिड को हीट करने पर जब लिक्विड मिल जाए तो स्टेट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब तुमने क्या किया, लिक्विड को फर्दर हीट किया। लिक्विड को हीट करके तुमने पार्टिकल्स को और दूर ले गए, और पार्टिकल्स अगर और दूर चले गए तो गैसियस स्टेट बन जाएगी, और लिक्विड से जब गैसियस स्टेट बने तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। अब तुमने क्या किया, गैस को फर्दर हीट कर दिया। गैस को इतना हीट किया कि गैस के पार्टिकल आयोनाइज होना स्टार्ट हो गए हैं। आयोनाइज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, जैसा कि सन में होता है। सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं, और जब बहुत सारे गैस के एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे तो आयोनाइज होने के बाद ये सारे पार्टिकल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब चार्ज पार्टिकल सारे के सारे एक कन्फाइंड स्पेस में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ही हमें कौन सा स्टेट मिलता है, प्लाज्मा। तो यहाँ पर प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो जाएगा जब ये सारे चार्ज पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्लाज्मा बनाने की प्रोसेस क्या होगी, आयोनाइजेशन। गैस को हीट करके आयोनाइज किया तो प्लाज्मा मिला। अब
ये सारी स्टेट इंटर कन्वर्टिबल थी, तो यानी कि प्लाज्मा से भी तुम गैस बना सकते हो वापस। कैसे बनाओगे? ठंडा कर दो, प्लाज्मा को ठंडा कर दो। प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल बने थे, तुम्हें पता है ये चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं, चार्जेस स्टेबल नहीं होते, न्यूट्रल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे ही तुम एनर्जी को हटाओगे, हीट एनर्जी को हटाओगे, तो ये पार्टिकल ठंडे होके आपस में दोबारा जुड़ जाएंगे और स्टेबल न्यूट्रल स्टेट एक्वायर कर लेंगे। तो जैसे ही तुम पार्टिकल को ठंडा करोगे, चार्ज खत्म, यानी कि डीआयोनाइजेशन होगा, और डीआयोनाइजेशन से फिर से तुम्हें क्या मिल जाएगा? गैसियस स्टेट मिल जाएगा। अब इसी तरीके से गैस को और ठंडा करो, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट मिलेगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड को और ठंडा करो, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या होगा? फ्रीजिंग। यहाँ पर पार्टिकल्स सॉलिडिफाई हो जाएंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग। लेकिन कभी कभार क्या होता है, गैस को ठंडा करने पे लिक्विड के बजाय सीधा सॉलिड मिल जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। सिमिलरली सॉलिड को कभी हीट करने पर हो सकता है लिक्विड के बजाय सीधा क्या मिल जाए? गैस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। अब तुम यहाँ पर ध्यान दो, तो मैंने बीईसी को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है इसमें। अगर बीईसी को और जोड़ दूँ तो सॉलिड को और ठंडा करो, तुमने देखा लिक्विड से जैसे ही सॉलिड पे गए तो पार्टिकल्स और पास आए, सॉलिड को और ठंडा करोगे तो पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आ जाएंगे, और ये पार्टिकल्स इतने पास आ जाएंगे कि ये पार्टिकल आपस में सारे के सारे एटम्स फ्यूज़ कर जाएंगे, और सारे एटम्स फ्यूज़ करके एक सुपर एटम बना देते हैं। और जब ये सुपर एटम वाली स्टेट मिलेगी तो इसी को ही बोला गया था बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे यहाँ पर इंक्लूड ना करने का ये कारण है कि ये मैथमेटिकली ऑब्जर्व की गई है, फिजिकली अभी हमने इसे इतना स्टडी नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस इसे नहीं किया था। तो यहाँ से फिजिकल स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ गए कि ये सारी इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, और किस प्रोसेस का नाम क्या है ये चीज़ आप लोग समझ गए। ये चीज़ थर्मो में भी आपके काम आएगा। अब इसके बाद मैं ये समझाऊंगा कि एक स्टेट कैसे डिफाइन होती है, कैसे मैटर डिसाइड करता है कि वो कौन सी स्टेट में जाएगा। अगर तुम्हें स्टेट को डिफाइन करना है तो स्टेट डिफाइन होती है फोर्सेस से। एक मैटर डिसाइड कैसे करता है वो किस स्टेट में जाएगा, ये बात डिपेंड करती है फोर्सेस के ऊपर। अब फोर्सेस की अगर बात करें तो फोर्सेस दो पार्ट्स में होती है। फोर्सेस हो सकती है या तो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्सेस होने का मतलब जो दो चीज़ों को पास लाए। ठीक है, दो चीज़ों को अगर पास ला रही है तो वो क्या होगी? अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव भी दो तरीके की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकती है। सबसे पहले तो ये इंटर और इंट्रा का मतलब ही समझो। इंट्रा की अगर बात करूं तो इंट्रा का मतलब ही क्या होता है? विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। विद इन का मतलब एक चीज के अंदर। किस चीज के अंदर? वो नेक्स्ट वर्ड बताएगा। इंट्रा के बाद क्या लिखा है हमने यहाँ पर? मॉलिक्यूलर। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसा कि यहाँ पर तुम देख सकते हो वाटर है। वाटर किससे बना है? जब ये दो OH के बॉन्ड बने होंगे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब पास आए होंगे तब बना होगा ये वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स है? OH वाली अट्रैक्शन की फोर्स है। तो ये OH की जो अट्रैक्शन फोर्स है इसे क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर लग रही है और मॉलिक्यूल को बना रही है। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इंटर के बाद मॉलिक्यूलर लिखा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब जैसे ही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ने OH का बॉन्ड बनाया, वाटर का मॉलिक्यूल बना। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? अट्रैक्टेड होगा किसी ना किसी फोर्स से। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका काम कर रही है? दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा फोर्स होता है? रिपल्शन का। रिपल्शन का काम कौन सा फोर्स करता है? ये फोर्स होता है थर्मल एनर्जी, या फिर इसी को बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी भी। ये काइनेटिक एनर्जी कहूँ या थर्मल एनर्जी कहूँ, ये काम करता है रिपल्शन का। और काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों
टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने थर्मल वर्ड को यूज़ किया है, क्योंकि थर्मल का मतलब ही हीट होगा या टेम्परेचर। ठीक है, ये थर्मल एनर्जी करती क्या है या काइनेटिक एनर्जी करती क्या है, ये पार्टिकल्स में थर्मल मोशंस क्रिएट कराती है, और थर्मल मोशंस की वजह से पार्टिकल रुकते नहीं हैं, वो चलते रहेंगे रैंडमली। अब जब पार्टिकल रैंडमली चलेगा, जब मान लो ये पार्टिकल रैंडमली बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो इन दो पार्टिकल्स की आपस में बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को आपस में पास नहीं आने दे रहा, और जो फोर्स पास नहीं आने देता तो उसी को क्या बोलते हैं, रिपल्शन का फोर्स। तो थर्मल एनर्जी रिपल्शन का काम करता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल्स को पास लेके आता है। ये दो फोर्सेस, थर्मल एनर्जी या कहूँ रिपल्शन का एनर्जी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि पार्टिकल या मैटर किस स्टेट में जाएगा। कैसे डिसाइड करते हैं, इसे भी एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने यहाँ पर वाटर को लिया है एग्जांपल के तौर पे। वाटर का टेम्परेचर रखा 270 केल्विन। 270 केल्विन को ही अगर डिग्री सेल्सियस में लिखूँ तो इसका मतलब होगा -3 डिग्री सेल्सियस। मैंने टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस लिखा और प्रेशर है 180 m। अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम है तो थर्मल एनर्जी भी कम होगा। मैंने कहा था थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं। अब टेम्परेचर कम, थर्मल एनर्जी कम, तो अगर रिपल्शन का फोर्स कम है तो अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करेगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी बहुत कम। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आके बॉन्डिंग करेंगे, और क्लोज आके बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेट तुम्हें मिलेगा वो कौन सा स्टेट होगा, सॉलिड स्टेट। तो जब भी किसी मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थर्मल एनर्जी को डोमिनेट करता है तो सॉलिड स्टेट मिलता है। अब सेकंड केस में क्या किया, वाटर को गर्म कर दिया, हल्का सा गर्म करके 27 डिग्री सेल्सियस पे ले गया, प्रेशर सेम रखा, टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल एनर्जी भी बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली है, थर्मल मोशंस बढ़ेंगे। थर्मल मोशंस बढ़ने की वजह से ये पार्टिकल्स थोड़े दूर चले गए तो अट्रैक्शन का फोर्स कम हो गया, और थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपेरेबल हो गए। तो किसी भी मैटर में अगर ये दोनों फोर्सेस कंपेरेबल हो जाएं तो हमें स्टेट जो मिलता है वो लिक्विड स्टेट। इसीलिए हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड वाटर मिला। अब तीसरी कंडीशन में क्या किया, फिर से टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रेशर सेम रखते हुए टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना ले गए, 107 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले गए। अब टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और थर्मल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाएंगे, और जितना दूर होंगे पार्टिकल उतना अट्रैक्शन भी कम होता चला जाएगा, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, गैसियस स्टेट। तो याद रखना, गैसियस स्टेट में थर्मल एनर्जी या कहूँ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये पार्टिकल हमेशा चलता रहता है। गैस का पार्टिकल वो रुकता नहीं है, और रुक गया तो गैस का पार्टिकल या तो सॉलिडिफाई हो जाएगा या फिर वो लिक्विफाई हो जाता है। तो यहाँ पर पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में हमने क्या समझा कि स्टेट क्या होती है, मैटर क्या होता है, कितनी तरह की स्टेट है, और मैटर किस तरह से डिसाइड करता है कि वो किस स्टेट में स्टेबल होगा। तो यहाँ पर पहला लेक्चर ख़त्म होगा। थैंक यू।